चलिएगा तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अजय सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिएगा, जो हमारी क्लासेस हम इसे आगे बढ़ाते हैं और आज हमारी जो एक्ट शुरू हो जाएंगे, धाराएं सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी लाइव आ जाएं। फिर अब आशा करता हूं कि कल की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो कल जो आपको बताया था अपराध के बारे में, क्राइम के बारे में, आप सभी ने देख ली हो, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपको समझ आ गया तो फिर आराम से आप पढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लाइव आ चुके हैं तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए शुरू करें तो। अगर कोई आ जाए तो उनसे क्वेश्चन ही पूछ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछना जरूरी है। समझ आ हम्म ओके। तो प्रीति जी आ चुकी हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ क्लासेस को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ ठीक है, हमने हम्म तो हमने यहाँ पीछे तक अपराध के चरण देख लिए थे, ठीक है। मैंने आपको एलिमेंट्स भी बताए थे अपराध के, और मैंने स्टेज भी आपको बता चुका हूँ किसके, अपराध के, ठीक है। तो मैं कभी भी पूछ लूँगा आप सभी से तो याद रखिए अपने अपराध के एलिमेंट्स से और आपके अपराध के क्या, क्राइम, ठीक है। स्टेज आपके जो क्या स्टेज होते हैं और एलिमेंट्स कौन कौन किस प्रकार होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। याद रखिए एलिमेंट्स और स्टेज अलग अलग प्रकार के होते हैं अपराधिक स्टेज को, याद रखिएगा। अगला देखिएगा मेन मेंस एरिया को देख लेते हैं, ठीक है। कैसे देख लेते हैं मेंस एरिया को, अच्छे समझ में जाएंगे, ठीक है। मेंस एरिया को याद रखिएगा, चलिएगा। हम्म तो मेंस एरिया याद रखिएगा। अपराध के चार महत्वपूर्ण तत्व हैं, आपको पहले ही बताया था, ठीक। महत्वपूर्ण तत्व है आप क्या है, अब तत्व है आपके ह्यूमन, मेंस एरिया दुराशा यानी आपको बताया था गलत भावना, कार्य या लोभ मतलब होना, उस चीज को कार्य कर देना, ठीक है, और किसी को वो क्षति पहुंचा देना, ये आपको बताया था। ये दुराशय क्या, आपके चारों एलिमेंट आपको बता ही चुका था, ठीक है। अगर दुराशय, जस्ट अ बिट, कहाँ है हाईलाइट, अच्छा हाईलाइटर कहाँ है। कोई बात नहीं, हाईलाइट अभी नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। चलिए देखिएगा, यहाँ देखेंगे। ओके, देख विजुअल हो रहा है आप सभी को, देखिएगा। तो दुराशय भी अपराध का एक तत्व है, याद रखिएगा अपराध का क्या एक तत्व है, क्यों तत्व है सर, इसलिए कि दुराशय गलत भावना है, ठीक है। इसलिए किसका तत्व माना जाएगा आपका, तो अपराध का एक तत्व माना जाएगा, क्योंकि अपराध के लिए इंटेंशन किसका, आपका इंटेंशन और एक्ट दोनों, मतलब कार्य दोनों का होना जरूरी है। कार्य अपने आप में दंडनीय नहीं है, क्या रखिए, कार्य अपने आप में दंडनीय नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि क्राइम हो जाता है लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। इंटेंशन नहीं होता है क्राइम करने का, कार का, तो दंडनीय नहीं होता, ठीक है। उसके लिए क्या, इंटेंशन और कार दोनों का होना, तब दंडनीय हो माना जाएगा कि हाँ इसकी सजा दी जाती है, इसने क्राइम किया है, वो क्राइम होगा। कार्य अकेला जिम्मेदार नहीं होगा किसके लिए, दंड के लिए, ठीक है। चलिएगा, जब तक उसे किसी विशिष्ट आशय से किया जाए और वह निश्चित ना हो, आमतौर पर हम माना जाता है कि दुराशा के अभाव में कोई भी कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो अपराध नहीं हो सकता। अपराध के लिए दायित्व किसी इच्छित कार्य हो, उस कार्य के पीछे निहित विशिष्ट आशय पर ही निर्भर होना चाहिए, क्लियर है। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, मेरे अनुसार आपको कोई इसमें ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, क्लियर है। गुड इवनिंग प्रीति जी। चलिए सिद्धार्थ साहू, आपने सिद्धार्थ साहू बोला सर इसका एमसीक्यू कराते हैं, मैं बिल्कुल एमसीक्यू कराते जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा कुछ खत्म हो जाने दीजिए, एक आध चैप्टर खत्म होने दीजिए, फिर कराता हूँ, ठीक है। चलिए मिलल जैन आप भी आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, तो मैं इससे पहले मैं किससे बात कर लेता हूँ, एक काम करिए, सिद्धार्थ और मीनल जैन, ठीक है। चलिए मैं पहले सिद्धार्थ साहू से पूछता हूँ, आप हैंड रेस कीजिए, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ। सिद्धार्थ साहू, सिद्धार्थ साहू हैंड रेस करिए, रिक्वेस्ट कीजिए मुझे, तो कुछ क्वेश्चन पूछ लो आपको इससे रिलेटेड। क्या आपने कल की वीडियो देखी थी, नहीं देखी थी।
चलिए जल्दी से आप हैंड रेज करिए, एक हैंड रेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें बस क्लिक कर देना है, तो मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। कल मिलन जैन, आप मिनल जैन भी आप रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। ओके चलिए, सबसे पहले सिद्धार्थ को मैं सुनता हूँ। अरे सिद्धार्थ फिर से भेजिए, एक बार टैप करना है, एक बार टैप करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ाता हूँ, पहले आप लोग से पूछ लूँ। जल्दी हैंड रेज, बस एक बार क्लिक करें हैंड में। चलिए तो अभी शायद मेरे हफ्ता अभी बन नहीं रहा, कोई बात नहीं, देखिएगा, याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण लैटिन सूत्र कौन सा आपको बताता हूँ, एक इसे थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण लैटिन सूत्र दुराशय के संबंध में प्रचलित है। इसका अर्थ क्या होता है? एक्टर्स नॉन फैसिस्ट जेन्युम निस्सी मीन्स सिट रिया। इसका अर्थ क्या होता है? मात्र कार किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। याद रखिएगा, ये आप किसी भी, अगर आप किसी मेंस देते हैं किसी भी आपका, तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब तक कार किसी अपराधी को तब तक नहीं मारा जब तक उसका मन अपराधी ना हो, तब तक उसे अपराध नहीं कह सकते, उसे दंडनीय नहीं माना जाता, ठीक है। इसका दूसरा सूत्र क्या कहता है? तो इसका दूसरा सूत्र कहता है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, ठीक है। कोई भी अपराध बिना दुराशय के नहीं हो सकता। हर कानून प्रणाली लीगल सिस्टम में सिद्धांत के अपराध के लिए दुराशय का होना जरूरी है। क्या होना आपका? तो दुराशय का होना जरूरी है। क्लियर है बच्चों? क्या होना? दुराशय का होना जरूरी है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वर्षा जैन, मीनल जैन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं बस इतना पूछा था, आप लोगों को सब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, याद रखिए, कोई ऐसा कुछ तो नहीं जो समझ में आया हो आपको। अब यहाँ तो पृष्ठभूमि देखिएगा, बैकग्राउंड देखिएगा। आपको बता दूं कि प्राचीन काल में ही अपराध और अपकृत के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं था। याद रखिएगा, आपको बता दूं, अपकृत और आपका क्या अपराध के बीच के अंतर स्पष्ट नहीं था। कुछ अपराध ऐसे भी होते थे जो बिना दुराशय के ही अपराध माने जाते थे। याद रखिएगा, बिना मतलब बिना उसके अंदर चाहे छल कपट हो चाहे ना हो, फिर भी वो अपराध होगा। अब उसके अंदर अगर उसने क्या किसी गलती से टक्कर मार दी है, उसे गलती से टक्कर मार दी है, तो प्राचीन काल में उसे सजा दी जाती थी। अब चाहे उसका इंटेंशन था और चाहे ना था। अब उसका इंटेंशन क्या था? उसे बचाने के लिए था या कि उसे मारने के लिए था? उसमें ऐसा कुछ भी रूल नहीं था। अगर आपने उसके साथ क्या हो आहत हुआ है वो, तो आपको दंड दिया जाएगा। ये प्राचीन काल में था। क्लियर है? क्लियर? हेलो, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा अभी। हाँ, लगभग 45 से 50 मिनट लगेगा, ठीक है। 45 मिनट लगेगा, चलिए। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कि प्राचीन काल में क्या सिस्टम था आपका। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि वहां पर ये नहीं देखा जाता था कि आपका इंटेंशन क्या है। आपका इंटेंशन क्या उसे मारने का है, नहीं था, क्या था क्या नहीं था। वहां साफ तौर पर था, आपने ऐसा किया, उसे उसे क्षति हुई, डैमेज हुई है, तो आपको सजा मिलेगी। ऐसा प्राचीन काल में था। लेकिन हमारे वर्तमान आधुनिक युग में आप ऐसा नहीं है। पहले देखा जाता, इंटेंशन देखा जाता, क्या इसका इंटेंशन क्या था, इसके पीछे रीजन क्या था। ये तमाम चीजें देख करके आपकी जब इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है, आपको कोड पता होगा कि आप लोग सोचते हो कि सर इतने सालों साल केस चलते, कारण क्या है? कारण यही होता है कि उसके पहले पीछे जाना चाहिए, कारण क्या है। इसलिए पुलिस क्या करती है, उसके पहले कारण जाती, क्या वजह थी उसे मारने की। आपने देखा होगा, बहुत सारे क्राइम देखे होंगे, चीजें देखे होंगे, पुलिस सबसे पहले देखती है इसका कारण कैसे जो मारने का। ठीक है, तमाम चीजें हैं। क्लियर? चलिए, अब देखिए, जैसे कि अपहरण व्यपहरण, ठीक ना, आपका किडनैपिंग, ठीक, किडनैपिंग भले ही ले जाने वाले का आशय गलत ना हो, फिर वो है अपराधी है। अगर आप उसके पेरेंट्स नहीं हैं, याद रखिए, अगर आप उसके पेरेंट्स नहीं हैं, क्या आप उसके रिलेटिव नहीं हैं, और अगर आपका उद्देश्य उसे क्या मतलब अपहरण करना, मतलब अपने पास रखना, आप उसे बंद करना नहीं है, उसे घुमाना फिराना है, ठीक है, और कुछ देर तक अपने साथ रखना, तो आपका क्या अपहरण माना जाएगा। याद रखिएगा, आपको उद्देश्य ये नहीं था कि आप उसे किडनैप करें, वो करें, चीज़ें करें। अगर उसे आप ले गए हैं तो अपहरण किडनैपिंग में माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, आइए आइए, क्लास के बाद आता हूँ। चलिए, इतना बात क्लियर हो गई। अब दूसरा क्या है? द्विविवाह। क्या है आपका? द्विविवाह से मतलब आप समझ रहे हैं,
दो विवाह से, ठीक है, दो विवाह मतलब एक की पत्नी के होते हुए अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहे उसकी परमिशन आपने अपनी वाइफ से क्यों ना ली हो, आपकी परमिशन, चाहे परमिशन आपकी वाइफ ने क्यों ना दी हो, फिर भी वो क्या अपराध रहेगा, याद रखिएगा, द्विविवाह। क्लियर है? यहाँ थोड़ा देखें, अभी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक। और दूसरे यहाँ पर अगला क्या है, न्यायालय की अवमानना, क्या आपका, न्यायालय की अवमानना, ठीक, याद रखिए, जैसे कोर्ट कोई भी ऑर्डर सुनाता है, ठीक, कोई भी ऑर्डर सुनाता है कि इस व्यक्ति को इस तारीख को नौकरी मिल जानी चाहिए, तो आप लोग सोचते हैं, या कि चलिए नौकरी छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि कोर्ट ने आपको हाजिर होने के लिए बुलाया कि इस तारीख को इस दिन आपको आना है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोग क्या कहते हैं, उससे कहते हैं मैं एक अधिकारी, मैं ऑर्डर क्यों सुनूं, मैं भी एक अधिकारी हूं, तो ये किसकी, न्यायालय की अवमानना होगी, और कोर्ट ऑफ क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? और किसी को मानहानि, क्लियर, आप मानहानि समझ चुके होंगे, ठीक है। ये अपराध कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व से संबंधित, इसलिए दुराशय हो ना हो अपराध माने जाते हैं, याद रखिएगा, याद किसी चीज को, इन चारों में कोई भी होता है तो ये अपराध माने ही माने जाएंगे, चाहे आपका इरादा हो चाहे ना हो, चाहे आपका अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे आपके मन में दूषित भावना हो, चाहे कुछ भी हो, अपराध की श्रेणी में आएंगे, वो भी कठोर के अपराध में, ये चार श्रेणी समझ में आ गया, कौन कौन से, कौन कौन से। पहले क्या होता है आपको, अपहरण, ठीक, दूसरा क्या होता है, द्विविवाह, तीसरा न्यायालय की अवमानना, चौथा किसी की मानहानि। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके, अगला देखेंगे, भारतीय विधि में, भारत में आमतौर पर इंग्लिश कॉमन लॉ में प्रचलित दुराशा के सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि यहां आपराधिक विधि संहिताबद्ध, यहां अपराधों को सावधानी पूर्वक परिभाषित किया गया है, और जहां कहीं भी दुराशा की जरूरत है उसे परिभाषा में स्पष्ट कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता में दुराशा के स्थान पर कुछ शब्दों में प्रयोग किया गया, जैसे कि सुरक्षा, ठीक, आशय, जानबूझकर, धोखे से, बेईमानी, विद्वेषपूर्व, असावधानी, उपेक्षा, भ्रष्टापूर्वक, दूषित रीति से, ठीक है। तो ये क्या है, इन्हें क्या कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता में क्या कर दिया गया, परिभाषित कर दिया गया है, याद रखिए क्या कर दिया गया आपका, तो परिभाषित कर दिया गया, क्योंकि पहले ऐसा परिभाषित परिभाषित नहीं किया गया था, किसे, दुराशा को परिभाषित नहीं किया गया था इतनी इंटेंशनली से, लेकिन अब सारे को क्या परिभाषित कर दिया गया, अलग अलग परिभाषित, किस प्रकार परिभाषित किया गया, तो आप लोग दिख रहे होंगे, 10 दिख रहे होंगे, आप यहाँ देखिए, सुरक्षा से, आशय से, जानबूझ के से, ये क्या है आपके, धोखे से, बेईमानी से, विद्वेष पूर्वक से, असावधानी से, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सुरक्षा से कब, आशय से कब, जानबूझ के कब, धोखे से कब, ये सब तमाम चीजें किस में की गई है आपका, तो किस में परिभाषित की गई है आपकी भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस में क्या परिभाषित कर दी गई हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिएगा कुछ केसेस देख लीजिए, दुराशय से संबंधित, याद रखिएगा कुछ केसेस हैं जो आपको याद रखना चाहिए, किससे, तो दुराशय से संबंधित मैं केस पूछूंगा, याद रखिएगा, क्या केस पूछूंगा कि दुराशय से संबंधित कोई केस, जैसे कि केस कौन सा है आपका, तो केस आर बनाम प्रिंस 1875 का, याद रखिए क्या था आपका, तो आर बनाम प्रिंस 1875 केस है आपका, ठीक है। दुराशा का पहला केस है, याद रखिएगा, दुराशा का पहला केस कौन सा आपका, तो केस नंबर आर बनाम, ठीक, मतलब आर वर्सेस आपका प्रिंस 1875। क्लियर है? चलिए केस की चर्चा कर लेते हैं। इस मामले में अभियुक्त हेनरी प्रिंस एनी फिलिप्स नामक लड़की को, किसी लड़की को उसकी पिता की इच्छा के विरुद्ध ले जाता है और उसे 16 वर्ष से अधिक समझता है, जबकि उसकी आयु 14 वर्ष से ज्यादा थी, ठीक है। न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने कहा कि इस मामले में कॉमन लॉ के है नियम लागू नहीं होता कि बिना दुराशय के दंडित नहीं किया जा सकता, उसे दोषी ठहराया गया। अब मुझे बताएं, अब मैं पूछता हूं क्यों दोषी ठहराया गया, ठीक है। अब मैं पूछूंगा इस केस में, आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं अब मुझे बताएंगे कि क्यों दोषी ठहराया गया ब्लेक वर्न द्वारा। चलिए हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए, जितने आप लोग देख रहे हैं आप सभी हैंड रेज कीजिए और इस केस के बारे में मुझे बताइए कि सर क्यों उसे दोषी ठहराया गया, किसे आपका, तो हेनरी प्रिंस को क्यों दोषी ठहराया गया है। हैंड रेज करें, प्रीति एंड वर्षा, और सिद्धार्थ तो अभी लाइब्रेरी में है, ठीक, तो वर्षा और प्रीति आप दोनों में से कोई एक हैंड रेज करके मुझे इसका थोड़ा बताएं।
एक केस और दे देता हूं, ठीक है, एक केस और दे देता हूं, उस केस को देख लीजिए। अगला केस है आपका किसके लेकर दुरासे संबंध मामला। दूसरा केस आपका क्यून बनाम टॉल्सन, ठीक है, कौन सा आपका क्यून बनाम टॉल्सन 1889 की केस है। इस मामले में टॉल्सन नामक व्यक्ति का विवाह अभियुक्तों के साथ 11 सितंबर 1880 को हुआ। क्लियर है, कब हुआ है आपको, 1880 को हुआ। 13 दिसंबर 1881 को घर से चला गया। उसके बड़े भाई ने सूचना दी कि वो अमेरिका जाने वाले जहाज से गया था, जहां पानी का जहाज डूब गया। तब 10 जनवरी 1987 को उसने अपने आप को विधवा मानकर दूसरा विवाह कर लिया। किसने, औरत ने कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब वह वापस आया तो उसने अपनी पत्नी पर द्विविवाह का मुकदमा दायर किया, और न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अभियुक्ता ने सद्भाव पूर्वक विश्वास किया था कि उसका पति की मृत्यु हो गई, इसलिए उसका दुराशा के अभाव में वह द्विविवाह की दोषी नहीं होगी। क्लियर है, तो ये दो आपको याद होना चाहिए। याद रखिए किससे संबंधित है आपके, तो किससे, दुराशा से संबंधित क्या केस है आपका। क्लियर, तो किससे संबंधित आपका, ओके, ओके, चलिए बोलिए प्रीति जी, प्रीति जी बोले आप। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इस केस को अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों केस दुराशा से संबंधित है, ठीक है। अगले हम तो बढ़ते हैं। अगला केस देखिएगा, केस देखें, तो केस किसका, आपका सिराज बनाम रुटजेन का। किसका आपका, तो सिराज बनाम आपका रुटजेन 1895 केस है। कब आपका, तो 1895 केस है। इस मामले में एक व्यक्ति को शराब बेचने का लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि वह ड्यूटी पर होने वाले पुलिस कर्मचारी को शराब नहीं बेचेगा। कब आपका, तो जो ड्यूटी पर होगा उन्हें क्या, आपका कर्मचारी को क्या हो करेगा, जो ड्यूटी पर है उन्हें शराब नहीं बेचेगा। एक दिन एक सिपाही उसके घर आया और शराब परोसने को कहा। सिपाही ने उस समय अपने आम प्लेट, क्या आपका आम प्लेट उतार रखी थी, आम प्लेट मतलब बताऊंगा अभी, आम प्लेट उतार रखी थी। उसने सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करके कि वह अब ड्यूटी पर नहीं है, उसे क्या शराब परोस दी। न्यायाधीश राइट ने कहा कि इस मामले में सद्भाव पूर्वक विश्वास किया गया था कि इसलिए दुराशा के अभाव में उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने क्या किया था, अपना आम प्लेट उतार रखा था, इसलिए उसे दोषी करार नहीं दिया गया। क्लियर। अगला केस है आपका काम बनाम प्रेसवी का, ठीक है। इस मामले में प्रेसवी जो एक पुलिस अधिकारी था, एक व्यक्ति हरफोर्ड को जो एक सार्वजनिक स्थान में नशे में था उसे बंदी बना लेता, जबकि वह नशे में नहीं था। याद रखिएगा क्या था, उसे उसे लगा कि आपको हरफोर्ड नाम को जो एक सार्वजनिक स्थान में नशे में था, ठीक है, उसे बंदी बना लेता, जबकि वह नशे में नहीं था। वह किसी कारण से बेहोश हो गया था। क्या हो गया था आपका, बेहोश हो गया था। क्लियर। उसके दोस्त ने उसे कोई दवाई दी, लेकिन वह होश में नहीं आया। उसका मित्र डॉक्टर लेने चला गया। पुलिस में उसे नशे में समझा, और हॉर जॉर्ज ने कहा कि हालांकि नशे का निर्धारण करना आसान है, लेकिन पूरी निश्चितता नहीं है। ऐसे मामले में प्रतिवादी से गलती हो जाती है। तो अब प्रतिवादी कौन है, अब यहां देखिएगा, अब यहां दोषी कौन होगा, अब मुझे बताइएगा दोषी कौन होगा, ठीक है। सर बहुत स्लो चल रहा है, क्या स्लो चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां देखिए दोषी कौन, मैं आपको बताता हूं, देखिए दोषी यहां कोई भी नहीं होगा। याद रखिएगा, वादी कौन हुआ, जो बेहोश था, कौन था, वादी कौन हुआ है आपका, तो कौन हुआ है आपका, तो जो बेहोश था। प्रतिवादी कौन हुआ, वो जो आपका जो पुलिस वाला था, कौन था आपका, जो पुलिस अधिकारी प्रतिवादी था। तो यहाँ पर कोई भी दोषी नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर कहते हैं कि जो नशा होता है, कई बार पता नहीं चलता कि नशा किस चीज़ का है, ठीक है, शराब का है या कि बेहोशी का है। तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसे होता है कई बार कि ऐसे मामले में गलती हो जाती है, चाहे प्रतिवादी से हुई हो, ठीक है। प्रतिवादी को किसी प्रकार को कोई भी दंड नहीं दिया गया, ठीक है, उसकी भी गलती नहीं थी, ठीक है। अगला केस है हमारा महाराष्ट्र राज्य बनाम आपका एम एच जॉर्ज। इस मामले में आयुक्त एम एच जॉर्ज स्विट्जरलैंड वायुयान से मनीला की यात्रा पर
था। जब जहाज पर मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा तो उसका सामान की खोजबीन कर पता चला कि उसके पास 34 किलो सोने की सिल्लियां हैं, लेकिन उसे यह नहीं बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक विज्ञप्ति जारी करके कहा कि जो कोई जहाज में सोना लाएगा उससे घोषणा पत्र में घोषित करना होगा उसे विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947 की धारा 8(1) में सोना लाने के लिए आयोजित किया और दंडित किया गया है। लेकिन बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि दुरासा का अपराध जरूरी नहीं, तत्व वह दोषी नहीं है, क्योंकि उस समय तक उसे ज्ञान नहीं था कि सोने का यात्रापाल शर्त लगा दी है। मतलब आप लोग समझ जाइएगा इसका मतलब क्या, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिएगा। हाँ, इसका मतलब आपको बताता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति था जो कहाँ से आया, क्या किया, 34 किलो क्या सोना लेके आया, क्या करके 34 किलो का सोना लेके आया। अब वो जहाज तो चला था, ठीक है, लेकिन यहाँ सरकार ने क्या किया दिया था कि हाँ प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी सोना मोना ये क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करेगा। क्लियर, क्या कर दिया था यहाँ, प्रतिबंध और दंडनीय अपराध कर दिया था। क्लियर कर दिया था। अब उस व्यक्ति को पता नहीं था, क्या नहीं था, पता नहीं था कि यहाँ क्या लाना है, अपराध है। ठीक है, जब एक केस कहाँ गया, कोर्ट के पास गया, तो कोर्ट ने कहा कि आपको लाने से पहले सोचना चाहिए था, ज्ञान होना चाहिए था कि यहाँ किस प्रकार का है कि नहीं है। उसे क्या दोषी ठहराया गया है, क्या दोषी ठहराया गया था कि अगर आप जहां भी जा रहे हैं उसके बारे में पता करिए कि अगर आपके देश में यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ के देश में चोरी करने पर क्या सजा होती है आपकी, 1 साल की होती है, और आपके यहाँ हाथ काट दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग है, तो आपको पता करना चाहिए कि दूसरे देश में आप जा रहे हैं कि चोरी करने से क्या सजा मिलेगी, इसमें आपकी गलती है, इसलिए इसे दोषी ठहराया गया था और सजा दी गई थी, याद रखिएगा। क्लियर है, वही केस है आपको में जो कि आपको आसानी से समझा दिया। देखिए, तो क्या किया गया, उच्चतम कौन, आपको उच्चतम न्यायालय ने आपको कौन थे, जस्टिस सुब्बा राव ने उसे दोषी ठहराया। कहा कि कॉमन लॉ में दुरासा भले ही एक आवश्यक तत्व होता है, लेकिन कुछ अधिनियम पूर्ण नैतिक सिद्धांत के उसमें आते हैं, ठीक है, आधारित होते हैं, इसलिए उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि ऐसा कानून बन गया, ऐसा कानून जनता की भलाई के लिए, इसे इसमें दुरासा महत्वहीन है, मतलब इसमें दुरासा कोई वही नहीं है। ठीक, आ गया समझ में। अब ये कल 5 से 6 केस मैं आपसे पूछूंगा, याद रखिएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, चलें, देखेंगे। अब याद रखिए कुछ दुराशय के अपवाद भी हैं, किस या जैसे केस आपको मिला कौन सा, ये महाराष्ट्र वाला, ठीक है, तो दुराशय कुछ अपवाद भी है आपके, याद रखिएगा। तो यहाँ देखेंगे, कठोर और पूर्ण दायित्व, ठीक, याद रखिएगा। तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट क्या आपकी लाइबिलिटी, ठीक ना। तो कुछ अपवाद में जैसे कि समान रूप से किसी अपराध को गठित करने के लिए, क्या आपका किसी अपराध को गठित करने के लिए क्या होना है, दोषी मस्तिष्क का होना जरूरी, क्या होना है, तो दोषी मस्तिष्क का, ठीक है, होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध भी हैं जिनमें अभियुक्त की तरफ से किसी अपराध के कानून कानून दोष की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे अपराध जिनमें दुराशय की जरूरत को मना कर दिया गया है, मतलब दुराशय की जरूरत ही नहीं होती, इनमें आपको सजा मिलनी ही मिलनी है। क्लियर, ऐसे अपराध ऐसे अपराध को क्या कठोर या कि पूर्ण दंडित अपराध कहा जाता है, मतलब आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या कि या कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके दुरासा में भी अपवाद हैं। क्लियर, जैसे कि सबसे पहले पब्लिक नॉनसेंस, ठीक है, आपका याद रखिए लोक उपताप, वहीं पर देखते हैं हम लोग आपराधिक अपलेख, ठीक है, किसी पर मतलब याद रखिएगा, किसी पर हम लोग क्या नहीं ले सकते, वहीं पर न्यायालय की अवमानना, ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि आपको बताया था, ये क्या है आपके, तो दुराशय के अपवाद हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, न्यायालय की अवमानना। मान लीजिए आपको कोर्ट में हाजिर होना था कितने बजे, ठीक, मान लीजिए आप कहाँ हैं, यहाँ आप एमपी में हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना था। ठीक है, और आपकी ट्रेन क्या हो गई, लगभग 10 से 12 घंटे लेट हो गई और आप पहुंच नहीं पाए, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। यहाँ पर नहीं देखा जाएगा कि आपका इंटेंशन क्या था, आपके मन में किस प्रकार का क्या विचार था, अच्छा था, पहुंचना था कि नहीं, पहुंचने से मतलब नहीं है। यहाँ को न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, क्या होगी आपकी, तो न्यायालय की अवमानना होगी। तो ये दुरासा के अपवाद हैं, क्या है ये, दुरासा के अपवाद है, 3 आपको दिख गए होंगे। ठीक है, अब पब्लिक नॉनसेंस भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप लोग कहाँ सार्वजनिक पब्लिक प्लेस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा, मारपीट या किसी प्रकार कोई क्षति पहुंचाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी भावना कैसी थी, अच्छी बुरी थी, क्या थी, आपको सजा मिलेगी। ठीक है,
क्लियर बच्चों? क्लियर होता जा रहा ना? बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, फिर हमारा फिर शुरू करेंगे। हमारा ख़त्म ही हो चुका, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन सारा ख़त्म हो चुका है। अब से हम शुरू क्या करेंगे, तो हमारा धारा और एक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। बस इतना बचा है, तो इतना और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना एक्ट। देखिए, तो लोक उपताप क्या है, ठीक है। उपताप क्या है, मतलब आपका पब्लिक नॉनसेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोक उपताप में दुरासा महत्वहीन है। क्यों है भैया? क्योंकि आपको बता दूं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 में इसकी परिभाषा दी गई है और धारा 292 में इसका दंड का प्रावधान है। क्लियर है? क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आपको बता चुका हूं। वहीं बाद हम लोग देखते हैं आपराधिक लेख, ठीक है। तो मानहानि के मामले में यदि किसी समाचार पत्र में कोई व्यक्ति किसी संबंध में अपमान लेख छापता है तो उसका मालिक दोषी होगा। याद रखिएगा, कठोर दायित्व का मामला तो बनता है भारतीय न्याय संहिता का 356 मतलब आपका 356 क्लॉज एक मानहानि को परिभाषित करती है और 356 दो में क्या किया गया है, इसे मानहानि का दंड दिया गया है। इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्लियर। और यहीं पास न्यायालय की अवमानना की बात करते हो, न्यायालय की अवमानना की मामला भी बिना दुराशय की भी दंडनीय है, भले ही अवमानना करने वाला का आशय सद्भावपूर्ण था। वह न्यायालय की अवमानना का दोषी हो गया। न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 में वह 6 माह के कारावास या जुर्माना के दोनों हो सकता है। क्लियर है? चलिएगा। क्लियर। ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे, मैं जैसे बताया था आपको कि भारत में इन मामलों कठोर दायित्व कठोर देखिएगा, भारत में इन मामलों में को भी कठोर अपूर्ण दायित्व में रखा गया कि नहीं आपका, तो व्यापहरण मतलब किडनैपिंग। यदि कोई व्यक्ति किसी 16 वर्ष से कम आयु के नर को या कि 18 वर्ष से कम आयु के नारी या पागल व्यक्ति को अपने साथ ले जाता, भले ही ले जाने वाले व्यक्ति का कोई दुराशय न हो, तब भी वह व्यापहरण का दोषी होगा, मतलब किडनैपिंग का ही माना जाएगा केस कि किसने किडनैप किया है। ठीक। क्लियर। इंग्लैंड में आपको ही पहला केस याद आया, पहला केस जो पढ़ाया हूं, पहला केस याद आया, इंग्लैंड आर वर्सेस बनाम प्रिंस का वाद, याद आया आपको? ठीक है। अब उसे पता था कि नहीं था पहले केस में कि उस लड़की की आयु कितनी है, उसे लगा कि उसकी आयु 16 वर्ष है तो ले गया है, लेकिन उसकी एक्चुअल आयु सिर्फ 14 वर्ष थी, इसलिए उसे क्या ठहराया गया, दोषी ठहराया गया था। अब चाहे उसकी आयु 16 थी या 14 थी, इससे मतलब नहीं है, आप उसे ले गए हैं, ठीक है, और उसकी आयु कम थी। क्लियर है? अब आपको पता हो या चाहे ना हो, आपको पता हो या चाहे ना हो, आप इस दंड के भागी रहेंगे। और क्लियर। क्या दूसरा क्या है, द्विविवाह। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 में द्विविवाह का दंडनीय बनाता है। इस अपराध के करने वाले को भले उसने कृत्य पहले वाली विवाह पहले की सहमति से लिया हो, चाहे द्विविवाह का दोषी रहेगा। याद रखिए, कृत्य पहले वाले बीवी से परमिशन लिया हो चाहे ना लिया हो, क्या रहेगा, तो अब क्या रहेगा, तो अपराध रहेगा ही, दोषी रहेगा ही। क्लियर। तो अब मुझे बताएं भैया, सबको समझ में आया? अब शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर, जिसका नाम है बीएनएस एक्ट की धारा 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संचित नाम, प्रारंभ और कब लागू हुआ। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर, जो कि हमारा क्या, प्रारंभिक प्रिलिमिनरी है। ठीक है। क्लियर। और बाकायदा केस के साथ पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। बस अब थोड़ा सीट बांध दीजिए अपने से। अब थोड़ा मैं थोड़ा पूछ लूँ आप सभी से, कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। गुड। चलिए। बीएनएस की धारा, चलिए पहले मैं पहले आपको एक्ट पढ़ा देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। केस बता देता हूँ, पहले आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। ठीक ना। सबसे पहले आपका, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले
धारा 1 में क्या दिया गया है आपका? धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या है यहाँ, तो कैसे पढ़ेंगे आपका, तो याद रखिए धारा 1 क्लॉज 1 में क्या दिया गया है? धारा 1 कैसे पढ़ेंगे? धारा 1 धारा 1 क्लॉज 1 में क्या दिया गया है? तो अधिनियम का संक्षिप्त नाम मतलब कि आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस 2023 दिया गया है धारा 1 क्लॉज 1 में, ठीक है। और वहीं दूसरा क्या दिया गया? धारा 1 क्लॉज 2 में क्या दिया गया? प्रारंभ। क्या आपका? प्रारंभ दिया गया उस तारीख को जो कि केंद्र सरकार राष्ट्रपत्र में अधिसूचना द्वारा तय करे, ठीक है। और आपके धारा 1 के क्लॉज 3 में क्या दिया गया है? तो हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों को प्रतिकूल हर कार्य लोप के लिए जिसका वह भारत के अंदर दोषी होगा इसी संहिता में दंडनीय होगा। इसका मतलब है कि याद रखिए अगर वह भारत का वासी है, भारत का नागरिक है और कहीं भी क्राइम करेगा, कहीं भी क्या करेगा, भारत के अंदर हो चाहे बाहर, भारत के बाहर हो, अगर क्राइम करेगा तो उससे क्या दंड का भागी रहेगा। और किसके अंतर्गत? तो इस संहिता के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी। क्लियर है? अब चलिए थोड़ा साधारण शब्दों में समझ लीजिए इसका मतलब। थर्ड पॉइंट का अच्छे समझ लीजिए कि कार प्रतिकूल हर कार लोगों का मतलब क्या है सर, तो थोड़ा इसे अच्छे समझेंगे। कमिंग जस्ट अ बिट, एक सेकंड एक सेकंड। निकल जाइए आप, निकल जाइए। मैं क्लास अभी थोड़ा सा, अभी 10 मिनट और लूंगा। ओके, ठीक है। तो आप थोड़ा इसे साधारण शब्दों में समझेंगे बच्चे। साधारण शब्दों में यह धारा ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है जो भारत के अंदर किए जाते हैं, ठीक है, भारत के अंदर किए जाते हैं। पहला, चाहे उसे भारतीय नागरिक करे या कोई विदेशी, क्योंकि अब जब कोई विदेशी भारत सीमा के अंदर प्रवेश करता है तो भारतीय कानून भी स्वीकार करता है। मान लीजिए कोई बाहर का अमेरिका का बंदा आ गया, कहां भारत आ गया, कोई क्राइम करता, कहता भाई मैं तो यहाँ का नागरिक हूं ही नहीं, तो मुझे किस चीज का आप लोग मुझे को देंगे, दंड देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप भारत की सीमा के अंदर आ चुके हैं तो आपको भारत के जो आपका जो बीएनएस के जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही आप जब जिस दिन आपने भारत में एंट्री मारी है, जिस दिन आपने आए हैं, उसी दिन से आपके भारत के क्या न्याय संहिता के अंतर्गत के स्वीकार करके आए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपको क्या चलाया जाएगा? तो पनिश किया जाएगा कोई भी आप क्राइम करते हैं तो, ठीक है। और याद रखिएगा, और अपने को न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार में मानता है, वह यह नहीं कह सकता कि उसने इस अनुचित काम को बिना अपराध जाने ही कर दिया है। अब वो यह नहीं कह सकता कि किसी बच्ची को उठा ले, ठीक है, किसी बच्ची को उठाकर यहां से उठाकर क्या क्या करे, यहां से उठाकर दूसरी जगह छोड़ दे, उठाकर ले जाए, या कि उसके यहाँ क्या ड्रग्स, देखिए क्या, मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं आपका। ड्रग्स लिया उसने, ठीक है, ड्रग्स लेकर कहा क्या, हाँ, तो ड्रग्स लेकर, हाँ ड्रग्स लिया, ठीक है, और खुलेआम क्या ड्रग्स खा रहा है, यहाँ से वहाँ दे, एक दूसरे को दे रहा, ठीक है, उसके वहाँ लीगल था, क्या था? लीगल था। अब जब यहाँ की पुलिस ने उसे पकड़ा और जज के सामने खड़ा किया, उसने अपना बयान जारी किया, बोला सर मैं हूँ अमेरिका का निवासी और वहाँ ड्रग्स या कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप मुझे दंड नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकता हूँ, ये बिल्कुल नहीं कह सकता। आपको पहले पता कर लेना चाहिए था ड्रग्स बेचने से पहले कि भारत का कानून क्या है, यहाँ लीगल है कि इलीगल है। और अब आपको किसके बीएनएस की धारा इतने इतने तहत आपको क्या सजा दी जाएगी। क्लियर है? ओके। समझ में आया? आया कि नहीं आया बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए केस देखिए, पहला इसका केस देखेंगे। केस देखिए, तो ये 1836 केस याद रखिएगा। तो इस मामले में एक व्यक्ति जो बगदाद का निवासी था, कहाँ का निवासी था? बगदाद का निवासी था। सेंट कैथरीन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया पोत पर एक अप्रैक्टिक अननेचुरल ऑफेंस को करने का दोषी ठहराया गया, ठीक ना। यह कार्य उसके अपने देश में अपराध नहीं होता है, क्या था अपना? अपराध नहीं होता था।
न्यायालय ने निर्णय दिया, क्या दिया आपका, तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह अपराध करने का दोषी और यह तथ्य कि ऐसा कार्य उसके अपने देश में अपराध नहीं उसे बचाव नहीं देता, क्या नहीं देता, बचाव नहीं देता है। अगर उसका कार्य भारत में अपराध है तो वह दोषी रहेगा, उसका कार्य भारत में अपराध है तो वह दोषी ही रहेगा। तो इस केस को याद रखिएगा, इशोप केस याद रखिए। क्लियर, क्लियर है ना। हम्म। एग्जाम्पल दूं क्या मैं, एग्जाम्पल देता हूं आप सभी को। देखिए, भारत से, एक सेकंड रखिएगा, 11 नंबर कौन सा, हाँ 11 नंबर, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो व्यक्ति भारत में लागू किसी विधि या कानून द्वारा विचरण के लिए जिम्मेदार है, उसी संहिता को बंदों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह भारत के अंदर कार्य किया था। मतलब इसका बच्चों याद रखिएगा, इसका मतलब क्या, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। मान लो आप घूमने के लिए कहाँ गए, घूमने के लिए कहाँ गए आप, बाहर गए, ठीक है, बाहर गए, ठीक ना। वहाँ आपने कोई क्राइम कर दिया, ठीक। तो आप लोग सोच रहे हैं, अरे मैं तो यहाँ बाहर किया हूँ क्राइम, अब मैं भारत जाऊँगा तो मुझे तो वहाँ कुछ सज़ा मिलेगी ही नहीं, ठीक है। देखो क्या सज़ा मिलेगी, देखें। तो एक मामले में एक अंग्रेज एक 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 भारतीय के द्वारा लिखे हुए पत्र दूसरे भारतीय बी को 10,000 रुपए देने के लिए प्राप्त करता है। ए अपने देश में वापस चला जाता है और बी को किसे बी को धोखा देने के उद्देश्य से पत्र में एक जीरो और बढ़ा देता है। वह इस आशा जीरो बढ़ाता है कि बी विश्वास कर लेगा, पत्र में ऐसा ही लिखा है ए ने जालसाजी का अपराध किया है जिसके लिए उसे भारत में आयोजित किया जा सकता है, हालांकि वह शारीरिक रूप से भारत में मौजूद नहीं है, फिर भी वह क्राइम माना जाएगा, ठीक है। देखिए माना जाएगा तो आपका क्राइम माना जाएगा। क्लियर, पढ़ लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा, चलिए सिंपल से क्या लेते हैं हम लोग, एक दाऊद का ही केस लेते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, कुछ अपने बंदे, कुछ अपने गुंडे, अपने कुछ आतंकवादी कहाँ से भेजा, पाकिस्तान से भेजा, ठीक है। कहाँ से भेजा, पाकिस्तान से भेजा। और तो आपको क्या लगता है कि दोषी कौन होगा, दोषी कौन होगा, लेकिन वो उसने किया नहीं है, यहाँ भारत में है नहीं, फिर भी वो दोषी माना जाएगा, कौन, आपका दाऊद। क्लियर है, क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया, ठीक, उसका इंटेंशन था, ठीक। तो ऐसा ही है। पाँच देखिएगा, पाँचवा देखिएगा, क्लॉज 5 में देखिएगा, धारा 4 देख लिया आपने, धारा 4 मतलब सॉरी, धारा 1 क्लॉज 4 देख देख लिया आपने, ठीक। अब धारा क्या देखना है, धारा 1 क्लॉज 5 देखेंगे, इस संहिता के उपबंध किए गए अपराध भी लागू होंगे जो भारत से बाहर और परे किसी स्थान से में भारत से किसी नागरिक द्वारा होते हैं, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वाहन पर किसी व्यक्ति द्वारा होता है, ठीक है, मान लीजिए। और भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर किस स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए क्या किए जाएं, ठीक। तो अब थोड़ा स्पष्टीकरण देख लीजिए यहाँ। तो इस धारा में अपराध शब्द में भारत से बाहर किया गया हर कार्य आता है जो भारत में किया हो गया होता है, उसे इस संहिता में दंडनीय अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है, आपका दंडनीय अपराध माना जाता है। याद रखिए, ये जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है, कहीं भी पाया जाए तो। क्लियर है, ऐसा कानून है अपना यहाँ, ठीक है। और ये अगला सवाल देखेंगे, तो याद रखिएगा, आमतौर पर जब कोई अपराध भारत से परे किया जाता है और अपराधी भारत की सीमा के अंदर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में इन दो उपायों में एक उपाय अपनाया जाता है। क्या किया जाता है, उस देश को विचरण के लिए सौंपा जा सकता है जिस देश में उसने अपराध किया। पहला पॉइंट क्या किया जाता है, उसे जहां उसने घटना की, जिसकी हत्या की है, उस देश में उसे सौंप दिया जाता है। क्या कर दिया, सौंप दिया जाता है कि भैया आपका जो भी वहाँ की जो भी धारा मारा जो भी आपका लगता है, आप उसे सजा दे दीजिए। दूसरा क्या करता है,
अगर उसे नहीं लिया जाता, कोई उस पर इंक्वायरी करने नहीं आता, कोई भी वो तमाम चीज़ नहीं होती और जब कोई लेने नहीं आता, तो भारत में क्या होगा, उसका उसका विचरण पर भारत में हो सकता है, मतलब उसकी जो कार्रवाई, उसकी जो हत्या की जितनी तमाम चीज़ें, जो उसका सजा मजा की जो होगा, भारत में मिलेगी उसे। क्लियर है? अब लास्ट देखिएगा, लास्ट है आपका आपका यहाँ देखें, तो ये आपका धारा 1 क्लॉज 6, ठीक। तो इस संहिता में कोई बात भारत सरकार सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह व अभितर्जन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों पर किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्लियर है? चलिए, तो ये हम लोग इसे धारा 2 कल देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे और दिखा दूं। ओके, ठीक है, इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने धारा 1 पढ़ा थी, धारा 2 हम लोग कल शुरू करेंगे। थोड़ा कुछ क्या है, इसे अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। मेरा मकसद क्या है, आपको अच्छे से समझते जाएं, अच्छे से समझते जाएं, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, जल्दी भागने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ते जाएं और आराम से पूछते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल केस याद रखिएगा, बिल्कुल केस लेंगे प्रीति जी, केस नंबर बिल्कुल। ठीक है, देखें जरा। वैसे आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ देख, सबसे पहले देखेंगे। हम्म तो बीएनएस धारा एक संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। तो याद रखिएगा, संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ, पहला पॉइंट देखेंगे। तो इस अधिनियम, क्या इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता की 2023 कहा जा सकता है? दूसरा, यह उस तारीख को लागू हो जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है और संहिता के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग अलग तरीकों से नियुक्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति, याद रखिए, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा, ना कि अन्यथा इसके प्रावधानों के विपरीत इसके प्रत्येक कार्य चूक के लिए जिसके लिए भारत के भीतर दोषी होगा। क्लियर? ये पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका था। अगला देखिएगा, अब बाइलिंगुअल वाले बच्चे तो ध्यान से देखेंगे, जिन्हें इंग्लिश में जिन्हें सिर्फ इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश देख लेंगे। अगला देखेंगे, क्लॉज 4 देखेंगे। तो भारत में उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा भारत में बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के साथ भारत से बाहर किए गए किसी भी कार्य के लिए इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह निपटा जाएगा यदि ऐसा कृत्य भारत के भीतर किया गया है। ठीक है, तो कैसा निपटा जाएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जैसा कि बाहर किसी प्रकार कोई क्राइम किया गया है तो उसी तरह यहाँ केस चलाया जाएगा, जैसा मानो कि भारत में ही उसने किसी की हत्या की हो, इस प्रकार से उस पर कार्रवाई होगी। क्लियर? अगला, इस संहिता के प्रावधान में द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं, जैसे ए, भारत के बाहर और बाहर किसी स्थान पर भारत का कोई भी नागरिक है, ठीक है। बी, पंजीकृत जहाज विहान कोई व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, भारत के बाहर या किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बना के अपराध कर रहा है। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, और स्पष्टीकरण ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ और आई थिंक मेरे हिसाब से सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी नोट्स पर, नोट्स ये हम लोग कल सेक्शन 2 कल करेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 हम लोग कल करेंगे। आप कोई दिक्कत समस्या बताएं, प्रीति जी, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? हम्म हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। चलिए, तो वर्षा का क्या नाम है, वर्षा जैन से आज बात करते हैं। वर्षा जैन जी, आप हैंड रेज करिए, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो गया, खत्म हो गया, बस 5 मिनट और बस। वर्षा जैन जी, आप एक काम करिए, आप हैंड रेज का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हैंड रेज का ऑप्शन ऑन करिए। हाँ, ओके, आ गया, ओके, आ गया, जस्ट अ वेट। प्रीति, अच्छा प्रीति ने, चलिए प्रीति जी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। हेल हाँ जी प्रीति जी, बोलिए।
सर मेरा एक क्वेश्चन हुँ, है, जैसे सिटीजन है अपने इंडिया का और हुँ, वो आउट ऑफ इंडिया जाके किसी का मर्डर कर देता है सर, ठीक है। तो उसे अपन बीएनएस से सजा देंगे, यहाँ पे उसका ट्रायल करेंगे या जहाँ उसने वो ऑफेंस किया, जैसे मान लीजिए कि वो अमेरिका में किसी का मैं मर्डर कर देता समझ है गया। देखिए, वहाँ आपको मैं समझाता हूँ आपको। हाँ, देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं, ठीक? हेलो? जी 2 कंडीशन बनती हैं। जी सबसे पहले या कि उस देश को सौंप दिया जाएगा, जहाँ उसने क्राइम किया है। उसके बीएन जो भी धाराएँ थी उसके जहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार सज़ा दे सकते हैं, ठीक? पहला। अगर वहाँ ऐसा कोई बोलते हैं कि आपके यहाँ का आ गया है, तो आप अपने अनुसार यहाँ सज़ा दे दीजिए, ठीक है? तो यहाँ के बीएनएस की धारा के अनुसार है, जिससे हम मान लीजिए कि इस प्रकार उसे क्या दिया जाएगा, कार्रवाई की जाए, मान लो कि भारत में किया गया, बीएनएस के तहत ही सज़ा दी जाएगी, ठीक है? बीएनएस के तहत ही सज़ा दी जाएगी। कि मान लो कि भारत में हत्या करने पर क्या सज़ा यहाँ है? उम्र कैद है कि फांसी की सज़ा है? अब चाहे उस देश में उम्र कैद हो और चाहे ना हो। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर मुझे ये समझ में आया कि हाँ, वो उसको यहाँ भेजते हैं तो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। हाँ, फिर बिल्कुल। दोनों में से कोई एक भी जगह उसका ट्रायल, क्योंकि एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार तो पनिशमेंट दिया नहीं जा सकता। नहीं दिया जा सकता। तो सर मेरा यही प्रश्न है कि अमेरिका के सिटीज़न को अपना इंडिया का कोई सिटीज़न खत्म कर देता है, हुँ। तो वो तो वहीं का ट्रायल चलाएँगे ना, उनके यहाँ पे मर्डर हुआ है तो वहीं पकड़ेंगे सर उसको। अब मान लो भाग के आ गए यहाँ इंडिया, तो क्या करोगे? तो फिर यहाँ का ट्रायल चलाएँगे। तो ठीक? सर अपन यहाँ वो लोग उसकी माँग नहीं करेंगे कि इसने कर हमारी सकते हैं, मैंने कंट्री में पहले क्या बताया था? उसे सौंप दिया जाएगा पहला, पहले सौंप दिया हाँ, जाएगा। दूसरा, अगर जी। नहीं सौंपते, किसी रीज़न से बोलते हैं कि आप वहीं अपनी सज़ा दे दीजिए, उसी अकॉर्डिंग दे दीजिए, तो? हाँ, तो फिर अपने यहाँ से ट्रायल बिल्कुल, चलाएँगे। ओके, ऐसा मान कोई के हर्ज सज़ा दी जाएगी कि वो भारत में हत्या किया है, ठीक है? नहीं। जी वहाँ सर, के लॉ कोई के हर्ज अकॉर्डिंग नहीं नहीं। दिया जाएगा। ओके सर, हाँ, ठीक। थैंक यू सर। ओके प्रीति जी। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी, और इसी प्रकार जो हमारी जो क्लासेस हैं, इस प्रकार चलती रहेंगी, ठीक है? वर्षों इसी प्रकार कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप लोग पूछते जाइएगा। आशा करता हूँ आज की आपको क्लास पसंद आई हो, ठीक है? और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। क्लियर है ना? मिलते हैं आपसे कल, नहीं कल तो संडे है, मंडे को हम मिलेंगे, ठीक है? एक दिन का मुझे भी छुट्टी दे दीजिए, ठीक है? हॉलिडे दे दीजिए, तो मंडे को मिलते हैं रात को 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। ठंड काफ़ी है, थोड़ा संभल के रहिएगा, और कुछ नए-नए वायरस भी आ रहे हैं, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ।